तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की पहले भी लीबिया और नागोर्नो कराबाख में ऐसा कर चुका है। इजराइल के कट्टर विरोधी रहे एर्दोगान ने रविवार को टीवी पर तुर्की के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि जैसा कि हमने बाकी देशों में किया वैसा हम इजराइल में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा न करने का कोई कारण नहीं है, हमें इतना मजबूत होना होगा कि हम यह कदम उठा सकें। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान ने अपने होम टाउन राइज में सत्ताधारी पार्टी एकेपी के बैठक में कहा कि तुर्की को बहुत मजबूत बनना होगा ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ये सब चीजें न कर सके। तुर्की गाजा में जंग की शुरुआत से ही इजराइल के हमलों का विरोध करता रहा है। अमेरिका ने जापान में अपने सैन्य कमांड को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। दोनों देश मिलकर एक संयुक्त सैन्य कमांड का गठन करेंगे। इस हेडक्वार्टर पर ऑपरेशन और मिशन से जुड़ी जिम्मेदारियां होंगी। इसके तहत दोनों देश यूएस फोर्स जापान को मजबूत करने पर काम करेंगे। दोनों के बीच इसे लेकर सहमति बन गई है। यूएस फोर्स जापान का गठन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर करने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किया था। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच हुई दो बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगाई गई। टोक्यो में हुई इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जापान के विदेश मंत्री योगो कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा के साथ मुलाकात की। दोनों देश सैन्य कमांड को मजबूत करने और अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त मिसाइलों के निर्माण पर सहमत हुए। यह फैसला जापान के लिए चीन के बढ़ते खतरे के बीच लिया गया है। बांग्लादेश के 11 दिन के बाद रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। हाल ही में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर छात्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने 18 जुलाई को इंटरनेट बंद कर दिया था। द डेली स्टार अखबार की खबर के मुताबिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का फैसला अफवाहों को रोकने के लिए लिया गया था। उधर छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनके नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू किया जाएगा। दरअसल प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के चीफ नाहिद इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया था। छात्रों का कहना है कि उनको रिहा किया जाए और उनके खिलाफ सारे मामले हटाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने पर 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। कार्यकर्ताओं ने सरकार को प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए इमरान की तत्काल रिहाई की मांग की है। पीटीआई नेता असद कैसर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बारे में अंतिम फैसला पार्टी की मीटिंग में होगा। हालांकि वे 5 अगस्त को पूरे देश में बड़े प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। पूरे देश में रैलियां और बड़े प्रदर्शन होंगे। इमरान को मनगढ़ंत मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। इमरान को पिछले 5 अगस्त को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ सरकारी खजाने से मिले गिफ्ट की बिक्री छिपाने के आरोप में केस दर्ज किया था। उन्हें तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया था और पिछले 1 साल से वो जेल में बंद है। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस का डीफेक वीडियो शेयर किया है। इसमें कमला हैरिस राष्ट्रपति बाइडेन का मजाक उड़ा रही हैं, साथ ही उनके बारे में नेगेटिव बातें भी बोल रही हैं। मस्क द्वारा शेयर किए गए इस डीफेक वीडियो को लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नीतियों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। दरअसल मस्क ने मई में कहा था कि हमने एक अपडेट जारी किया जो किसी भी फर्जी इमेज की पहचान करेगा। इससे बढ़ते हुए डीफेक मामलों को रोका जा सकता है। इजराइल और हमास के बीच करीब 10 महीने से चल रहा युद्ध खत्म होने की बजाय पश्चिम एशिया के बाकी हिस्सों तक फैलता नजर आ रहा है। दरअसल शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर ईरान समर्थित मलेशिया हिजबुल्लाह के कथित तौर पर हमला किया गया। इसके बाद इजरायली सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों पर जवाबी कार्रवाई और बमबारी की। इसके बाद ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा कैबिनेट की तेल अवीव में बैठक बुलाई है।
रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय नागरिक के शव जल्दी ही भारत लौटेंगे। ये जानकारी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय के रूसी सशस्त्र बलों ने उन्हें छोड़ दिया। विदेश मंत्री ने बताया कि रूस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द रिहा करने का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के युद्ध क्षेत्र से दूर रहने की भी अपील की है। भारतवंशी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 52 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में फंसी हुई हैं। स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत की वजह से वह धरती पर कब लौटेंगी अब तक यह फैसला नहीं हो पाया। इसके बीच पेरिस ओलंपिक की शुरुआत पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनका एक अनोखा वीडियो सामने आया। इसमें सुनीता विलियम्स बाकी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओलंपिक की मशाल पकड़े नजर आ रही है। हालांकि यह मशाल इलेक्ट्रिक है। वीडियो में सभी अंतरिक्ष यात्री अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता जिम्नास्ट कर रही हैं तो वहीं बाकी अंतरिक्ष यात्री वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट जैसे खेलों की में अपनी प्रतिभा दिखाते नजर आ रहे हैं। भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई को रूस के 388वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत INS तबर भी शामिल हुआ। परेड की सलामी लेते हुए पुतिन ने भारतीय नौसेना को अभिवादन किया और नौसैनिकों को नेवी डे परेड में भाग लेने के लिए बधाई दी। युद्धपोत INS तबर की कमान कैप्टन MR हरीश संभाल रहे थे। उनके साथ 280 सदस्य के क्रू भी युद्धपोत पर मौजूद थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका के ईसाई नवंबर में उनको वोट देंगे तो उन्हें कभी दोबारा वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरिडा के कंजर्वेटिव ग्रुप के एक इवेंट को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो सभी चीजों को ठीक कर दूंगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ईसाइयों को घरों से निकलकर वोट डालना होगा। इसके बाद अगले 4 साल में मैं सब ठीक कर दूंगा। 4 साल बाद उन्हें दोबारा मतदान के लिए नहीं आना पड़ेगा। देश में सभी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि वे खुद ईसाई धर्म को मानते हैं और सभी ईसाइयों से बेहद प्यार करते हैं। पुर्तगाल से ग्रीस जा रहे एक याट को 5 किलर वेल्स ने मिलकर डुबो दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 1 करोड़ के इस याट को भूमध्य सागर में किलर वेल ओरकास ने घेर लिया। मामला 24 जुलाई का है, जिसकी जानकारी शनिवार को सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल का व्यक्ति रॉबर्ट पावेल अपने साथियों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए 10 दिन की ट्रिप पर निकला था। यात्रा शुरू करने के 22 घंटे बाद वेलों के समूह ने 39 फीट लंबे याट पर हमला बोल दिया। उन्होंने याट को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद वे याट पर वार करने लगी। लगभग 1.5 घंटे तक लगातार अटैक के बाद याट का निचला हिस्सा दबाव नहीं झेल पाया और 2 हिस्सों में टूट गया। इससे याट के लिविंग एरिया में पानी भरने लगा। पावेल ने बताया कि उस वक्त वे स्पेन के तट से सिर्फ 2 मील की दूरी पर था। याट के क्रू ने तुरंत मदद के लिए अलर्ट भेजा। हमला शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद एक स्पेनिश वेसल उनकी मदद के लिए वहां पहुंचा। उन्होंने क्रू सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया। इसके कुछ ही मिनट बाद याट भूमध्य सागर में 130 फीट नीचे डूब गया। आरक्षण के मुद्दे पर छात्र आंदोलन के नाम पर सुलग रहे बांग्लादेश में पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। आंदोलन में हर छात्र के मर्डर के लिए 5,000 टका और पुलिस वालों को मारने के पर 10,000 टका की सुपारी दी गई थी। हिंसा के पीछे 3 अहम साजिशकर्ता सामने आए। खुफिया ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल BNP छात्र संगठन युवा दल छात्रों की हिमायती बनकर आंदोलन में कूदी, लेकिन उसका असल हैंडलर पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी का था। इसकी साजिश लंदन में रची गई थी, जहां BNP का सुप्रीमो तारिक रहमान में रहता है। तारिक ने लंदन में पाक एजेंट्स के साथ डील करके ये फंड जुटाया था। इस फंड को हवाला के जरिए ढाका में सुल्तान के पास पहुंचा गया। सुल्तान को अरेस्ट कर लिया गया। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया। आतंकी संगठन ने शनिवार को
लेबनान के गोलन हाइट्स में फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। हमले की सूचना मिलते ही अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत देश लौटा। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपने बयान से पलट गया। इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा कि हमला फलक 1 रॉकेट से किया गया जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह करता है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री काटज ने कहा है कि इसके बाद कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह ने सारी हदें पार कर दी। अब हम इसका जवाब जरूर देंगे। हम आतंकी संगठन के साथ जंग शुरू होने से बेहद करीब है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिन के दौरे पर शनिवार शाम बीजिंग पहुंची। ये उनकी पहली चीन यात्रा है। अपनी 5 दिन के दौरे की इस यात्रा पर मेलोनी सोमवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मिलेंगी। पीएम मेलोनी चीनी नेताओं से दोनों देश के बीच बिजनेस को बढ़ावा देने और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर बात कर सकती है। इटली चीन की बेल्ट एंड रो इंटेंसिव के साल 2019 में जुड़ा था और ऐसा करने वाला G7 का पहला एकमात्र देश था। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इटली की आलोचना की और कहा था कि चीन उसे इस प्रोजेक्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी ने दिसंबर 2023 में BRI से अलग होने का फैसला किया था। इटली पीएम ने आरोप लगाया था इसके जरिए शी जिनपिंग विदेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इटली के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना एक बड़ी गलती थी। अब मेलोनी की इस यात्रा को लेकर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि वह चीन के साथ खराब हुए रिश्तों को ठीक करने के लिए बीजिंग आई है। यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसने यूक्रेन को मदद के रूप में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम ट्रांसफर की है। ये रूस के फ्रीज जब्त हुए पैसों के मुनाफे से हासिल रकम की पहली खेप है। साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने रूस की 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की थी। इसी साल मई में यूरोपियन यूनियन के 27 देश रूसी पैसे से हासिल ब्याज को यूक्रेन को देने पर सहमत हुए। यूक्रेन इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने पर कर पाएगा। यूरोपीय यूनियन के अलावा G7 ने भी रूस की 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी है। रूस की फ्रीज की हुई कुल 325 बिलियन की रकम पर हर साल 3 अरब डॉलर जो कि करीब 25,000 करोड़ रुपए होता है वो ब्याज पर निकल रहा है। विदेश में पढ़ने गए भारतीय छात्रों में से पिछले 5 साल में 633 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। ये सभी मौतें 40 देशों में। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। इसमें सबसे ज्यादा 172 स्टूडेंट्स कनाडा में मारे गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहां 108 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक भारतीय छात्र ने जान गंवाई। दरअसल लोकसभा के मॉनसून सेशन में केरल के से सांसद सुरेश ने विदेश में भारतीय स्टूडेंट्स की मौत को लेकर सवाल उठाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस जगह दोबारा जा सकते हैं जहां उन पर गोली चलाई गई थी। ट्रंप ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान कहा कि पेंसिल्वेनिया में वापस जाऊंगा, वहां एक बड़ी और शानदार रैली भी करूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया है कि रैली कब और किस दिन होगी। गोली लगने के बाद पहली बार ट्रंप के कान में पट्टी नजर आई। दरअसल अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। 20 साल के हमलावर ने 400 फीट दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इसमें से एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई। इसके बाद से ट्रंप की सुरक्षा को लेकर कई तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। लापरवाही की जिम्मेदारी लेते हुए यूएस सीक्रेट सर्विसेज चीफ किम्बरली चीटल ने 23 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ट्रंप ने पोस्ट में कहा था कि डायरेक्टर को तुरंत FBI से इस्तीफा दे देना चाहिए और हर बार संसद में मीठी मीठी बातें करना बंद कर देना चाहिए। NBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज ने ट्रंप को आउटडोर रैलियों से परहेज करने की सलाह दी थी। ट्रंप टीम से जुड़े हुए लोगों ने चैनल को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा इंडोर रैलियां करेंगे ताकि किसी भी तरह के संभावित हमले को टाला जा सके।
रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरे को लेकर दोनों देशों की सरकार के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक घोषणा नहीं की। अगर पीएम मोदी यूक्रेन जाते हैं तो 1991 में यूक्रेन के अलग देश बनने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पहला दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।